हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट वीडियो में। चैप्टर 6 कंटिन्यू। और चैप्टर 6 में हमने पहले वाले वीडियो में कुछ परिपथ से संबंधित शब्दावली पढ़ी कि जाल क्या होता है, संधि क्या होती है। संधि क्या होती है? जहां दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं। शाखा एक ऐसा भाग होता है जहां धारा का मान क्या होता है? नियत होता है। और हमने लूप पढ़ा। लूप एक बंद पथ होता है। धारा का बंद पथ होता है जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना होता है। एक्टिव सर्किट, पैसिव सर्किट हमने पढ़ा। जहां एनर्जी सोर्स होता है, ऊर्जा स्रोत होता है, वो एक्टिव सर्किट होता है, और नहीं होता तो पैसिव सर्किट। और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हमने पढ़ लिया था, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ करंट्स लॉ। किरचॉफ या किरचॉफ का पहला नियम है धारा का नियम। हमने पढ़ा था कि समेशन आई बराबर क्या होता है? 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी संधि बिंदु पर, कहां पर होता है ये? संधि बिंदु पर। तो परिपथ में एक से ज्यादा संधि बिंदु हो सकते हैं। तो संधि बिंदु पर समेशन आई क्या होता है? 0। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो करंट संधि की ओर आ रही है वो पॉजिटिव लेनी है, और जो संधि से दूर हो उसे नेगेटिव लेना है, क्योंकि योग कैसा होता है? बीज गणितीय। योग कैसा था? बीज गणितीय। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित होता है भाई? आवेश संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि जितनी धारा संधि बिंदु पर आ रही है उतनी ही धारा संधि बिंदु से दूर जाती है। यानी जितना आवेश आया उतना आवेश जा रहा है। यानी संधि बिंदु पर कोई अतिरिक्त आवेश का संचय नहीं होता, यानी आवेश का मान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ठीक है बच्चों। फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे उसमें। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे, आपको पता है, किरचॉफ या किरचॉफ का दूसरा नियम। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये बच्चों इसको बोलते हैं वोल्टता का नियम। पहला वाला जो नियम था वो धारा का नियम था, इसे बोलते हैं वोल्टता का नियम। ठीक है, या लूप का नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप का नियम या वोल्टता का नियम, या शॉर्ट में इसको हम बोल देंगे केवीएल। ठीक है, क्या बोलते हैं? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, वोल्टता का नियम बोल दो, या लूप का नियम बोल दो, या किरचॉफ का द्वितीय नियम। मैंने आपको पहले बता दिया था कि किरचॉफ के दो नियम हैं, पहला पहला ही रहेगा और दूसरा दूसरा ही रहेगा। ऐसा नहीं है दो नियम है आपने कोई सा भी लिख दिया, पहला हो गया, कोई सा भी लिख दिया दूसरा हो गया। फर्स्ट इज फर्स्ट एंड सेकंड इज सेकंड। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। तो उसके लिए मैं एक सर्किट बनाऊं, द्वितीय नियम को समझाने के लिए अपन एक सर्किट बनाएं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएं। देखिए, तो सपोज करो मैंने एक सेल ले लिया बच्चों, और मान लो इसे रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। ठीक है, और ऐसे मान लो मैंने एक दूसरा सेल लिया, इसको भी मैंने किसी रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, और मान लो मैंने एक बिना सेल के केवल रेजिस्टेंस ले लिया। कैसे बना सकते हैं? आपके मन की मर्जी है। ये मैंने एक बंद पथ लिया। ठीक है, ये मान लो प्लस माइनस, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1, और ये R1 के साथ जुड़ा हुआ है। R1 इसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, R1 बाह्य प्रतिरोध है। ऐसे दूसरा सेल है प्लस माइनस, इसका विद्युत वाहक बल है E2, और ये R2 से जुड़ा हुआ है, और ये मान लो R3 है मेरे पास। ये क्या बच्चों? R3। ठीक है, चलो इसे मैं नाम भी दे दूं। तो ये पॉइंट हो गया A, B, C, D, E, और क्या बोल दिया इसको? F। तो ये मैंने एक बंद पथ का निर्माण किया, क्योंकि लूप है, लूप बोल दिया। तो सपोज करो ये सेल E1 है,
तो E1 से जो करंट आ रहा है प्लस से दूर माइनस की ओर, तो करंट मान लो क्या मान लिया I1। ऐसे E2 प्लस से दूर माइनस की ओर, E2 से करंट क्या मान लिया I2। अब आप देखोगे कि I1 देखो यहां पे आ रहा है F पॉइंट में, अब बीच में तो कोई डिवाइडेशन हो नहीं रहा धारा का, I1 यहां से आ रहा है, I2 यहां से आ रहा है, तो F पर कितना आ रहा है I1 प्लस I2। तो किरचॉफ का करंट का जो नियम है, किरचॉफ का जो पहला नियम है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो देखो I1 आ रहा है I2 आ रहा है, तो जाएगा भी कितना, टोटल करंट कितना जाएगा भाई, यानी R3 में कितना करंट जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है। ये हमारे पास एक मैंने सर्किट लिया। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी भी लूप में या किसी भी पाश में, लूप को हम और क्या बोल सकते हैं पाश, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी भी पाश या लूप में कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, बहुत ही सुंदर सरल भाषा में, कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, क्या बोल रहा हूं मैं वोल्टता, धारा नहीं, कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है जीरो। तो क्या कहता है देखो कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी लूप या क्या बोल सकते हैं पाश, किसी लूप या पाश में, और एक शब्द यहां मैं जोड़ दूं, किसी लूप या पाश में धारा की निर्दिष्ट दिशा, मतलब कोई हमने धारा की दिशा बना दी, वहां स्पेसिफाइड कर दिया, किसी लूप या पाश में धारा की निर्दिष्ट कोई दिशा, जैसे करंट की दिशा हो गई, ये करंट की दिशा हो गई, धारा की निश्चित दिशा में चलते हुए, धारा की निश्चित दिशा में चलते हुए कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग बच्चों क्या होता है शून्य होता है। कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य होता है। क्लियर है, कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। यानी क्या लिख सकता हूं मैं, अर्थात समेशन V विल बी जीरो, समेशन V बराबर क्या होता है जीरो। तो दिस इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो कह रहा है समेशन V बराबर जीरो, कोई परिपथ आपके पास है, उसमें कई सारे लूप या पाश हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अब ध्यान दे, इधर मैंने बोला सपोज करो A B C F A, तो हो गया ये लूप, ये पाश हो गया, बस जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहीं पर हमें पहुंचना है। उसके आपको पता है दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ। जिस बिंदु से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी बिंदु पर वापस पहुंचने के दो तरीके होते हैं, या तो आप घड़ी की सुइयों की दिशा में जाओ, दक्षिणावर्त जाओ क्लॉकवाइज जाओ, या घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, वामावर्त दिशा में जाओ। तो जहां से हमने शुरू करा वहीं पहुंच गए तो बन जाता है लूप। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी केवीएल कहता है किसी पाश या लूप में धारा की दिशा में चलते हुए कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई शून्य होता है, यानी समेशन V बराबर क्या होता है जीरो होता है। समेशन V इज इक्वल टू जीरो। अब जब हमने बात करी है बीजगणितीय योग की, तो हमें चिन्ह कैसा लेना है, तो हम वोल्टा के चिन्ह कैसे ध्यान रखेंगे, इस समय बोल दो चिन्ह परिपाटी। देखो बच्चों, आप जिस भी दिशा में चल रहे हो, अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है
पोटेंशियल क्या हो रहा है? ड्रॉप। पोटेंशियल अगर ड्रॉप होता है, ड्रॉप का मतलब समझ रहे हो? विभव पतन होना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रास्ते में किसका एनकाउंटर होगा? प्लस से माइनस, ये इसका एनकाउंटर होगा आपके साथ। पोटेंशियल अगर ड्रॉप होता है, आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हो, मान लो मैं ऐसे रास्ते पे गया, ए बी, तो ए बी, तो प्लस माइनस ड्रॉप हो गया। तो E1 का चिन्ह, क्योंकि इसके सिरों पे कितना विभवांतर है? E1। E1 का चिन्ह क्या होगा? पोटेंशियल अगर ड्रॉप होता है तो आपको लेना है पॉजिटिव। चिन्ह क्या लेना है? पॉजिटिव विभवांतर का। और अगर पोटेंशियल राइज होता है, यह आपको मैं एक यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूं। पोटेंशियल अगर राइज होता है, अब राइज का मतलब क्या होना? क्योंकि आपको पता है प्लस का मतलब होता है हाई वोल्टेज और माइनस का मतलब होता है लो वोल्टेज। तो हाई से लो में जाओगे तो ड्रॉप ही तो होगा। हरी बात समझ में? हाई से लो में जाओगे यानी आपके रास्ते में प्लस माइनस आ गया, तो आपको चिन्ह लेना है पॉजिटिव का। और पोटेंशियल अगर राइज हुआ, राइज का मतलब आपके रास्ते में अब किसका एनकाउंटर होने वाला है? माइनस से प्लस की ओर। राइज यानी माइनस होता है लो वोल्टेज, प्लस होता है हाई वोल्टेज। तो लो से हाई, तो राइज यानी बढ़ना, ड्रॉप यानी कम होना। तो माइनस से प्लस की ओर, तो आपको बच्चों चिन्ह लेना है नेगेटिव। ठीक है? अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, प्लस माइनस आपके बीच में आता है तो पॉजिटिव, और अगर माइनस से प्लस आप चल रहे हो तो क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, क्योंकि यहां विभवांतर की बात हो रही है। ठीक है? तो जैसे विभवांतर सेल का, इस प्रतिरोध के सिरों पर, इसके सिरे पर, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो वो बात आपको करनी है। तो आप समझ गए हैं कि जो किर्चकॉफ का दूसरा नियम है कि बंद परिपथ में धारा की निश्चित दिशा में चलते हुए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है, तो कुल वोल्टता का बीज गणितीय योग क्या होता है? जीरो। समीशन V बराबर जीरो। तो अगर आपके रास्ते में चलते हुए पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी आपको चलना पड़ता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, तो द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। जो विभवांतर का चिन्ह है वो धनात्मक आएगा। और अगर पोटेंशियल राइज होता है, बढ़ता है, यानी आपके रास्ते में किसका एनकाउंटर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव लो वोल्टेज होता है, पॉजिटिव हाई वोल्टेज होता है, और देन पोटेंशियल विल बी राइज एंड द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी पॉजिटिव। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का चिन्ह आप लोगे वो क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। चलो समीशन V बराबर क्या हो गया? जीरो। तो हम इसको इस वाले लूप में लगा के देखें, KVL को अपन इस लूप में लगा के देखें। देखो, तो सपोज करो मैं मान लेता हूं ये वाला लूप है फर्स्ट और ये लूप है मान लो सेकंड। ठीक है? ये लूप फर्स्ट है, लूप है सेकंड। और मान लो मैं चल रहा हूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? ये मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं, अपन क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। तो मैं क्या मान रहा हूं? लूप मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है? तो यहां से मैं मान के चल रहा हूं लूप फर्स्ट, और ये वाला ये डायरेक्शन में मान रहा हूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो लूप ए एफ सी बी ए में क्या लगाना है बच्चों को? केवीएल से किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको लगाना है। तो हो जाओ शुरू आप। अब देखो चिन्ह क्या आएगा, आपको ध्यान देना है विभवांतर पर। अब ए से चले, ए एफ सी बी ए हो गया ना लूप फर्स्ट, बंद पथ बन गया, लूप बन गया, पाश बन गया। तो ए एफ सी बी ए में केवीएल आप लगा के देखें, तो देखो ए से एफ तो कोई अवयव भी नहीं है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो कोई ड्रॉप नहीं है। आगे चले E2 का तो विभवांतर है, छोड़ना नहीं है। E2 कैसे चलना पड़ रहा है? प्लस माइनस। तो E2 का चिन्ह कैसा आएगा भाई? E2 आ गया पॉजिटिव। E2 क्लियर है? क्योंकि आप चल रहे हो ए एफ, अब यहां तो कोई विभवांतर है नहीं, तो यहां से जब चलोगे आप प्लस, ये I2 मत लेना, I2 धारा है, प्लस माइनस हमें एनकाउंटर हुआ यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ,
यानी चिन्ह क्या आएगा इसका, पॉजिटिव। अब आगे चले, अब इसके सिरों पर भी तो विभवांतर होगा, लेकिन आप तो चल रहे हो ऐसे, करंट है ऐसे, तो चिन्ह कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका प्रतिरोध है R2, इसमें धारा कितनी है, I2, इसमें धारा कितनी है, I2, ठीक है। तो आप देखे हुए अब ऐसे चल रहे हो, तो I2 करंट इसमें ऐसे, करंट क्या होती है, करंट होता है प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस इधर है माइनस इधर है। अगर आप बात करो करंट ऐसे है तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस। तो कैसा चलना पड़ रहा है, माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि करंट होता है प्लस से माइनस की ओर, करंट क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर। तो आप तो ऐसे चल रहे हो, लेकिन इसमें करंट ऐसे है, यानी हमें जाना पड़ेगा माइनस से प्लस की ओर। तो करंट माइनस की ओर आ रही है, माइनस से प्लस की ओर। तो अब इसका चिन्ह, अब आप देखोगे कि विपरीत दिशा में चलने पर इसके सिरों पर विभवांतर, धारा I2, प्रतिरोध R2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस I2 R2, माइनस का हो गया। आगे चले, यहां कोई प्रतिरोध नहीं है, इसमें चले। अब देखो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं ना, क्योंकि आप ऐसे चल रहे हैं, करंट की दिशा में ही चलना पड़ रहा है। तो R1 में करंट कितना है भाई, इसमें करंट है I1, तो ये हमारी दिशा में ही करंट है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, I1 R1, ठीक है। अब इसमें चलें, ये भी तो लेना पड़ेगा, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, तो इसका चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव E1, और ये बराबर क्या हो गया, 0। तो ये बच्चों मैंने KVL से इक्वेशन लिखी है, दोबारा देख लो। ए से चले आप E2, कहां से कहां चलना पड़ा है, प्लस से माइनस की ओर, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव। ये I2 इसमें करंट है, लेकिन I2 ऐसे, हम ऐसे चल रहे हैं, नेगेटिव। I1 हमारी दिशा में ही है, पॉजिटिव इसके सिरों पर, और यह माइनस प्लस, पोटेंशियल राइज हो रहा है, यानी माइनस प्लस चलोगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। तो इसका मान क्या हो गया बच्चों, 0। तो देखो यहां से इक्वेशन बनती है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू I2 R2 माइनस I1 R1। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू I2 R2 माइनस I1 R1, ठीक है। इसको चलो मैं ऐसे लिख दूं कि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2, ठीक है। मैंने माइनस से गुणा कर दिया, तो E1 माइनस E2 बराबर I1 R1 माइनस I2 R2। अब आओ देखो, हमारी दिशा ये वाली थी, तो E1, देखो ये वाली बात तो पूरी हो गई KVL से। KVL का मतलब होता है समेशन V बराबर 0। अब इसमें आ जाओ, इस वाली इक्वेशन को और देखो अलग से, एक दूसरा रूप, E1 पॉजिटिव है, E2 नेगेटिव है, I1 R1 पॉजिटिव है, I2 R2 नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने जो दिशा मानी, हमने दिशा ऐसे मानी, तो बताओ हमारी दिशा में कौन से सेल की धारा है। आप कहोगे सर E1 आपकी दिशा में आ रहा है, प्लस से माइनस की ओर, और E2 विपरीत दिशा में आ रहा है। तो E1 तो हो गया पॉजिटिव, E2 क्या हो गया, नेगेटिव। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सेल से प्रवाहित होने वाली धारा, सेल से प्रवाहित धारा की दिशा अगर निर्दिष्ट धारा की दिशा में है, निर्दिष्ट मतलब जो हमने दिशा बनाई है ये वाली, सेल से प्रवाहित धारा की दिशा निर्दिष्ट धारा की दिशा में है, निर्दिष्ट धारा की दिशा में है, तो बच्चों जो विद्युत वाहक बल का चिन्ह लोगे, विद्युत वाहक बल, वो क्या हो जाएगा, धनात्मक, और अगर नहीं है अन्यथा क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। अब देख रहे हो हम ऐसे चल रहे हैं, तो E1 से तो करंट जो मिलेगा वो हमारी दिशा में मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, और जो E2 से करंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज मिलेगा। तो E1 हो गया पॉजिटिव, E2 हो गया नेगेटिव, ठीक है। रही बात इसकी I1 R1 माइनस I2 R2,
तो आप I1 R1 देखोगे कि हमारी दिशा में है और I2 R2 विपरीत दिशा में है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR या समेशन E इज इक्वल टू समेशन V। ये केवीएल का दूसरा रूप है। पहला रूप तो हमने लिख दिया समेशन V बराबर 0, ये पहला रूप था। दूसरा रूप है समेशन E बराबर समेशन V, कि किसी बंद परिपथ में, किसी लूप में जो कुल विद्युत वाहक बल होता है वो उस परिपथ में उपस्थित जो प्रतिरोध है, जो अवयव है, उसके सिरों पर विभवांतर के योग के बराबर होता है। विभवांतर के लिए अगर विभव पतन निर्दिष्ट दिशा में है तो पॉजिटिव और विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव। इधर चलोगे हमारी दिशा में चलना पड़ेगा, और अगर अपन यहां जा रहे हैं इसमें पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे हो रहा है तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव। विद्युत वाहक बल का चिन्ह कैसे लेंगे, अगर सेल से धारा निर्दिष्ट दिशा में है तो पॉजिटिव और विपरीत दिशा में होगी तो नेगेटिव। तो आप समझ गए होंगे समेशन E इज इक्वल टू समेशन V। ठीक है। अब जो हमने पढ़ा, जो KCL था, जो किरचॉफ का पहला नियम था, वो धारा का एक जो नियम था वो आवेश संरक्षण पे आधारित था। ऐसे किरचॉफ का दूसरा जो नियम है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, जो पाश का नियम या हमने केवीएल की बात हम कर रहे हैं, वो किस पे आधारित है, उसमें कौन सी भौतिक राशि का संरक्षण हो रहा है। देखिए अभी हमने देखा था कि KVL से क्या देखा था, आपने देखा कि समेशन E इज इक्वल टू समेशन V, ये तो देखा था। यह जो विद्युत वाहक बल है वो समेशन V के बराबर है। अब विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मतलब है विभवांतर। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये जो एनर्जी है, ये जो विद्युत वाहक बल है, वो उस परिपथ में उपस्थित समेशन V, समेशन V क्या है, ये भी विभवांतर है। समेशन V भी क्या है, विभवांतर। तो जो हमारे परिपथ में अवयव है, अवयव के सिरों पर विभवांतर, इसका मतलब क्या हुआ कि बंद पथ में जो कुल विद्युत वाहक बल है, बंद पथ में जो कुल विद्युत वाहक बल है, जो टोटल एनर्जी है, कुल विद्युत वाहक बल, वो उसमें उपस्थित सभी अवयवों के सिरों पर, उसमें उपस्थित सभी अवयवों के सिरों पर विभव पतन। अब विभव पतन का मतलब क्या होगा कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होता है, सिरों पर विभव पतन के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, तो समझ गए आप कि कार्य तो है, समेशन E भी कार्य है, ये भी कार्य है, यानी एनर्जी बराबर रही। विभवांतर जो है, यानी जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर यानी एकांक धनावेश को सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर है अवयवों के सिरों पर कार्य। मतलब कुछ ऐसी बात हो गई कि जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास कोई सर्किट है और ये मान लो मेरे पास सेल है, तो ये मान लो E हो गया,
अब इसका जो कार्य है वो इसके सिरों पर कार्य V1 इसके सिरों पर कार्य V2 के बराबर है। तो मतलब ये जो एनर्जी है वो इन दोनों के सिरों पर बराबर बराबर आ गई। ये एनर्जी इसके सिरे पर आ गई, कुछ इसके सिरे पर आ गई, तो टोटल बराबर रहा। तो यहां एनर्जी यानी ऊर्जा का संरक्षण होता है। जो विद्युत वाहक बल है उसके द्वारा प्रदान किया गया जो कार्य है वो परिपथ के सिरों पर बढ़ जाता है। यानी जो किरचॉफ का पहला नियम है उसमें कौन सी भौतिक राशि का संरक्षण होता है भाई? ऊर्जा का संरक्षण होता है। ऊर्जा का संरक्षण। तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ऊर्जा मतलब हो गया कार्य, कार्य मतलब हो गया एकांक धनावेश। कार्य का मतलब क्या हो गया? यानी विभवांतर की बात करें तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर हो गया। तो अब ध्यान रखें किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ये बच्चों हमने केवीएल पढ़ लिया। और केवीएल से आप देखोगे जटिल से जटिल परिपथ भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलो अपन एक क्वेश्चन करके देखें। देखो एग्जांपल आपका 4 है। एक आपको घन दिया हुआ है, तो आप देखोगे कि वह बनाने में टाइम लगेगा, करने में सो टाइम नहीं लगेगा आपको। किससे? केवीएल से। तो एक जाल आपको दिया हुआ है, एक नेटवर्क आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह बना सकते हैं अपन। रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं कुछ, देखिए। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई इस तरह प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ शाखाएं आपको दी हुई हैं और जिनमें समान प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 वोल्ट और एक नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ से इस प्रकार जुड़ी हुई है। ये इसका विकर्ण के सम्मुख जुड़ी हुई है एक बैटरी, ठीक है। विकर्ण इसका ये पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट। तो 10 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस ई मान लिया मैंने इसका विद्युत वाहक बल ई कितना दे रखा है? 10 वोल्ट, ठीक है। और ये सारे जो प्रतिरोध है वो 1 ओम के हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान लो इसको R मान लूं कि सबका प्रतिरोध मान लो R है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि R का मान कितना है भाई? 1 ओम और 10 वोल्ट कि हमने एक बैटरी जोड़ दी है विकर्ण के सम्मुख। तो इसको मतलब अपन नाम दे दें, दिस इज पॉइंट A B C, ये मान लो D E F G और ये H, ये मैंने इसको नाम दे दिया। तो विकर्ण हमारा हो गया AD, A और D। तो विकर्ण के सम्मुख एक बैटरी जुड़ी हुई है 10 वोल्ट की। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परिपथ जाल का तुल्य प्रतिरोध। एक आपसे पूछ रहा है भाई तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। सपोज करो मैंने उसको R मान लिया,
तुल्य प्रतिरोध पूछ रहे हैं और पूछ रहा है घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश धारा कितनी बहेगी, प्रत्येक किनारे के अनुदिश धारा, यह आपसे पूछ रहा है प्रत्येक किनारे के अनुदिश धारा कितनी होगी और तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो बड़े ही आप देख सकते हो। तो देखो बच्चों, आप ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन में करंट इस सेल से आएगा, तो जैसे आप करंट मानोगे प्लस से दूर, यहां मान लो करंट आया, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से अगर सपोज करो आप देख रहे हैं कि यहां जैसे करंट मान लो मैंने आई माना, मैंने करंट क्या माना, आई, तो देख रहे हो इस शाखा ए बी का प्रतिरोध स्मॉल आर है, ए एच का स्मॉल आर है, यहां भी स्मॉल आर है, तीनों का प्रतिरोध बराबर है, तो समान करंट जाएगा। तो समान करंट जाएगा तो आप देखोगे आई का तीसरा हिस्सा कर लो आप, तो यहां भी आई बाई 3 जाएगा, अब देखोगे यहां भी आई बाई 3 जाएगा और यहां भी कितना जाएगा, आई अपॉन 3। फिर देखो आई बाई 3 का आप दोबारा डिवाइडेशन करोगे, ठीक है, ऐसे दो भागों में करंट डिवाइड हो रहा है ऐसे, तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी कठिन हो जाती है। तो आप इसको ऐसा करें कि टोटल करंट आप मान लें 3i, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 3i, तो 3i से क्या हुआ, अब आप इसे 3 हिस्से करोगे तो करंट कितना कितना हो गया भाई, इसमें करंट आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई, 3i गया ए पॉइंट पर, ए संधि बिंदु हो गया, तो आई और आई, क्लियर। अब आई भी मान सकते हो, आई बाई 3 के रूप में होगा, मैंने 3i मान लिया क्योंकि 3i मानने से अब आई आ जाएगा, फ्रैक्शन से बच जाएंगे। अब मानो आई करंट यहां बी पॉइंट पे गया, ये आर, तो बराबर कितना जाएगा, इसमें भी आई बाई 2 जाएगा और इसमें भी कितना जाएगा, आई बाई 2, ठीक है। ऐसे ही करंट आई इसमें गया तो इसमें करंट कितना जाएगा, आई बाई 2, दो भागों में हो जाएगा डिवाइड, बराबर बराबर आई बाई 2। ऐसे ये करंट गया तो इसमें भी आई बाई 2 यहां से, और यहां भी कितना होगा, आई बाई 2, ठीक है। तो संधि नियम से हम कर रहे हैं अब देखो, अब इस वाले पॉइंट पर कितना करंट आ रहा है, आई बाई 2 और आई बाई 2, कितना आ गया टोटल, आई बाई 2 यहां से आ रहा है, आई बाई 2 यहां से आया, आई बाई 2 प्लस आई बाई 2 कितना हो गया, आई, तो इसमें कितना जाएगा भाई, आई। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पर, जी वाले पॉइंट पर आई बाई 2 नीचे से आ रहा है, आई बाई 2 यहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, आई, तो इसमें जाएगा भी कितना, आई जाएगा। इस वाली शाखा हम देख रहे हैं आई बाई 2 यहां से आ रहा है और आई बाई 2 नीचे से आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, आई। तो अब देखेंगे डी पॉइंट पर आई कितना आया, 3i, तो जाएगा भी कितना, 3i, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है। 3 नहीं आता है तो आपने जो विभाजन है धारा का गलत किया है, तो चेक भी कर सकते हैं कि जितना गया उतना आ गया, 3i, ठीक है। तो हमने अब क्वेश्चन में आ जाओ, हमसे पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और प्रत्येक किनारे के अनुदिश धारा कितनी होगी। तो मैंने मान लिया तुल्य प्रतिरोध है कैपिटल आर, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया, कैपिटल आर। तो बताओ करंट कितना होगा, देखो आते हैं, ई क्या होगा, ई टोटल वोल्टेज। और देखो इसका आंतरिक प्रतिरोध तो है नहीं, तो आपको पता है ई बराबर, यानी वो विभवांतरीय आई आर, तो आई कितना है भाई, 3i, प्रतिरोध कितना हो गया, आर, 3i आर। ये वोल्टेज हो गया टोटल कि भाई इसका पूरा प्रतिरोध है कैपिटल आर, तुल्य प्रतिरोध मैंने क्या माना है, कैपिटल आर। करंट कितना है, 3i, तो यहां से E इज इक्वल टू हो गया 3IR, ठीक है। आपको प्रत्येक किनारे के अनुदिश धारा निकालनी है और प्रतिरोध निकालना है। अब देखिए बच्चों, अब मैं एक लूप बना रहा हूं, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ये पॉइंट हो गया ए, ये वाला लूप में बना रहा हूं। देखो लूप के नियम से कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन, ये लूप ए बी सी डी और अगेन ए में किसके नियम से, केवीएल से। देखिए यहां बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, ए बी सी डी ए। चले शुरू, चलो ऐसे चल रहे हैं इससे भी, तो देखो
दिशा में आ रहा है, कितना आएगा बच्चों, आई आर। दिशा में डायरेक्शन में प्लस आई बाई 2 इंटू आर। करंट दिशा में चल रहा है, प्लस आई आर माइनस, माइनस से प्लस तो माइनस का 10, माइनस का ई बराबर 0। ठीक है, देख सकते हैं ए से बी चल रहे हो तो आई आर, प्लस बी से सी आई बाई 2 इंटू आर, क्योंकि हम जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ऐसे गए सी से डी आई इंटू आर, फिर ऐसे आओगे तो चलना पड़ेगा माइनस से प्लस, तो माइनस का ई आएगा, क्योंकि इसका विभवांतर कितना है, ई बराबर 0। सॉल्व करें इसे तो कितना हो गया बताओ बच्चों, 5 हो गया ना, 1 और 1 2, और 2 प्लस हाफ यानी 5/2, तो ये हो गया 5/2 आई आर इज इक्वल टू ई। ठीक है, आर का मान कितना दे रखा है, 1 ओम, ई दे रखा है 10 वोल्ट, तो आई आपके पास आ गया। देखो कितना इजी हो गया, करंट कितना आ गया, आई इज इक्वल टू 2/5 ई अपॉन स्मॉल आर। आई का मान निकाल रहा हूं, 2 पर चले गया, 5 नीचे चले गया, स्मॉल आर नीचे आ गया, तो बेटा आई की वैल्यू हो गई 2/5, ई कितना है 10, आर 1 है तो 5 दूनी 10, यानी आई का मान आ गया 4 एम्पियर। कैपिटल आई कितना आ गया, 4 एम्पियर। ठीक है, तो कैपिटल आई आते ही हर शाखा में धारा आ गई। अब रही बात किसकी, प्रतिरोध की, तो आप देख सकते हैं प्रतिरोध आई हमारे पास है तो आर निकल जाएगा। तो देखो इसको मैं यहां लिख दूं, तो इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू ई अपॉन 3i, कैपिटल आर इज इक्वल टू ई अपॉन 3i, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू ई कितना है 10 वोल्ट अपॉन 3 इंटू आई कितना है 4, तो बच्चों आर इज इक्वल टू कितना आ गया 10/12, 10/12। ठीक है, यानी आर इज इक्वल टू से आप काट सकते हैं, 2 × 10 और 2 × 12, यानी घन का जो विकर्ण के सम्मुख प्रतिरोध होगा टोटल, घन के विकर्ण के सम्मुख जो बैटरी लगाने पर इस घन का तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, 5/6 ओम। कितना आ रहा है बच्चों, 5/6 ओम तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब हर शाखा में धारा आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपको दिख रहा है भाई, आई यहां कितना होगा 4 एम्पियर, यहां भी कितना 4 एम्पियर, यहां भी 4, I/2 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, यहां भी 2, यहां भी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। आई कितना, ये 4 एम्पियर, ये कितना 4 एम्पियर, ये कितना 4 एम्पियर, I/2 कितना 2 एम्पियर, I/2 2 एम्पियर, I/2 2 एम्पियर। तो हर शाखा में धारा आ गई। AB, AH और AF में तो 4 एम्पियर, BC, SC और HE में 2 एम्पियर, और CD, GD और ED में 4 एम्पियर। क्योंकि I के रूप में है, I का मान रख दिया, तो हमने केस VL से क्वेश्चन करा इसका, तो 5/6 ओम और जो करंट हर शाखा में हमने निकाल ली। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा KVL, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।